क्या आर्कियोलॉजी के ज़रिए ये जानना संभव है कि माया का सामाजिक संगठन कैसा था? शायद अगर कोई हायरार्की थी, शायद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था? अगर कोई लीडर था, अलग-अलग रोल्स थे, जैसे प्रीस्ट्स या कौन पावर में था, कौन पावरलेस था, किसके पास कौन से खास रोल्स थे? क्या इसे जानना संभव है? असल में हायरोग्लिफ्स की वजह से हाँ, हमें बहुत कुछ पता है। ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें पुरातत्व विज्ञान, जो एक बहुत ही साधारण उपकरण है, समझ सकता है। जैसे यह आदमी अमीर घर में रहता है, यह आदमी गरीब घर में रहता है। लेकिन हायरोग्लिफ्स हमें स्पेसिफिक बातें बताती हैं कि कौन शासक हो सकता है। यह वंशानुगत था। वह वंशानुगत शासन शाही खून पर आधारित था, जिसे जलाया जा सकता था, और वे उन पूर्वजों से जुड़ सकते थे जो आकाश में रहते थे वर्सेस वे जो अंडरवर्ल्ड में रहते थे। इसमें यह भी बताया गया है कि राजा के अधीन लॉर्ड्स की मीटिंग्स होती थीं, जहां हर लॉर्ड अलग-अलग कुलों और उनके आस पड़ोस का प्रतिनिधित्व करता था। और साथ ही यह भी कहा गया है कि लीडरशिप की भूमिकाएं अक्सर बदलती रहती थीं। पेलेनक नामक एक जगह थी जिसे मैंने अपने शोध प्रबंध के लिए मैप किया था, और वहां के जंगल में कई साल बिताए थे। वहां एक लॉर्ड की उपाधि थी जिसका नाम फायर लॉर्ड था। वह उनकी सेना के जनरलों में से एक था, और वहां पर हम बता सकते थे कि समय के साथ यह स्थिति काफी बदल गई। तो वहां एक आदमी था जिसका नाम चकजुट्स था, जो एक राजा के शासनकाल के शुरुआती हिस्से के लिए फायर लॉर्ड था, जिसे कालमोनाब कहा जाता था। और फिर जब तक वह इस दूसरे पैनल को तराशता, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति काखाऊ के पद पर होता है जो उस समय फायर लॉर्ड होते थे, और फिर तो उसका प्रमोशन होता। हाँ, या फिर उस स्थिति में जब वो मारे जाते थे। लेकिन हमारे पास यह दिलचस्प मामला है कि पोस्ट क्लासिक में उन्होंने राजाओं के विचार को छोड़ दिया। उन्हें अब राजाओं का विचार पसंद नहीं है। ये शायद उन कारणों में से एक है जिसके कारण पूरी तरह गायब होना और उन सभी शहरों का त्याग देना हुआ था। लोग राजा से ऊब गए थे, और इसलिए उन्होंने चिचेन इट्जा में इस कौंसिल सिस्टम की ओर रुख किया। लेकिन फिर जब चिचेन इट्जा गिरता है, तो एक पूरी तरह नया शहर उभरता है जिसका आर्किटेक्चर बिल्कुल चिचेन इट्जा की तरह ही दिखता था। इसे मायापॉन कहा जाता है, लेकिन इसमें मायापॉन का लीग है, और इसके साथ साथ इसमें पूरे युकाटन से समुदायों के प्रतिनिधियों की एक काउंसिल है, और यह मूल रूप से एक डेमोक्रेसी है। यह एक माया डेमोक्रेसी है। यह सच में माया डेमोक्रेसी है, क्योंकि युकाटन क्षेत्र के हर कोने से लोग इसमें शामिल होते हैं। माया तालाब में हर परिवार का अपना काउंसिल हाउस है, हालांकि बाकी समय वे अपने घर पर ही रहते हैं। यह एक तरह से माया कांग्रेस जैसा है। ये डेमोक्रेसी की तरह है। यह वास्तव में ऐसा था, और ऐसा लगता है कि यह ईस्वी सन 1250 में हुआ था जब माया एक डेमोक्रेसी बना। और हमें उनके नाम भी पता है, हमें उनके परिवारों का भी पता है, और हम पक्के तौर पर जानते हैं कि वे इंसान ही थे। तो आखिरकार उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। एक परिवार ने दूसरे परिवार की हत्या कर दी, और पूरा शहर जल उठा। हाँ, बिल्कुल। और ये एक तरह का दिलचस्प करप्शन है, जिसे सामने लाना मुश्किल है। इसका एक हिस्सा एज़टेक लोगों की गड़बड़ी थी। एज़टेक लोग आए और बोले, हम सब कुछ खरीद लेंगे जो आप बना रहे हैं। और फिर आखिरकार उन्होंने कहा, क्या हम कुछ इंसान खरीद सकते हैं? और फिर एक परिवार ने कहा, नहीं। और दूसरा परिवार सोचने लगा, क्यों नहीं? वो हमें बहुत पैसा दे रहे हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी, और पानी की सप्लाई दूषित हो गई, और फिर शहर जल गया। ऐसा लगता है कि गुलामी, हत्या और बीमारी इंसानों की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। आपने माया के विभिन्न कालों का उल्लेख किया, क्लासिक, पोस्ट क्लासिक, प्री क्लासिक, आर्काइक। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं? तो आर्काइक वह समय था जब वास्तव में कोई सभ्यता नहीं थी। आर्काइक वह समय है जब लगभग सभी शिकारी होते थे। इसका मतलब क्लासिक काल स्वर्ण युग था, और फिर प्री क्लासिक वह दिलचस्प समय है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और पोस्ट क्लासिक वह समय है जब डेमोक्रेसी आई। खैर, इसके बीच में हाँ, वे फिर से कौंसिल सिस्टम्स पर लौट आए। माया कौंसिल्स का हिस्सा बनना पसंद करते थे। तो हाँ, हमारे पास प्री क्लासिक युग है जो सभ्यता की उत्पत्ति की तरह है। वे शहर बनाना शुरू कर रहे हैं, वे अपना कैलेंडर बनाना शुरू कर रहे हैं, वे इन अद्भुत कलाकृतियों को बनाना शुरू कर रहे हैं। और क्लासिक काल में अगर आप माया के लिए 10 अलग-अलग टेक्स्ट बुक्स को देखें, तो आपको 10 अलग-अलग तिथियां मिलेंगी जो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन मूल रूप से मेरे लिए यह राजा का युग है।
यही वो समय है जब ये शहर निर्णय करते हैं कि वे खुद को उन रॉयल फैमिलीज के इर्द गिर्द संगठित करेंगे जिनके पास यह जादुई खून होता है, जो अपने पूर्वजों से संपर्क कर सकते हैं, जो सीधे देवी देवताओं से संपर्क में होते हैं। माया लोग कभी अपने देवताओं से सीधे संपर्क नहीं करते। वे अपने पूर्वजों से संपर्क करते हैं जो ऊपर होते हैं और देवताओं के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। और इसीलिए माया राजाओं का युग राजवंशों के उदय के लिए जाना जाता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने बाकी आबादी को यह विश्वास दिला दिया कि उनके खून में एक अनोखी विशेषता है और केवल उनकी संतानें ही देवताओं से बात कर सकती हैं, जिसमें हर कोई अपना खून बहा सकता है और उसे जला सकता है और अपने पूर्वजों से संपर्क कर सकता है। लेकिन जोमाया के पिताजी तो बस नीचे रहने वाले एक मक्का किसान हैं और उन पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन शासक, उनके आत्माएं थोड़ी देर के लिए नीचे जाती हैं, लेकिन फिर वे स्वर्ग में चली जाती हैं और जहां देवता होते हैं वहां निवास करती हैं और लायजन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो यह इस राजा के लिए सत्यापन है जो लगभग 400 वर्षों तक होता है। मुझे पता है कि हम 250 से 900 तक कहते हैं, जो कि इसके व्यापक किनारों की तरह है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह सचमुच उनके इतिहास का 9वां बख्तून है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प है। 9वां बख्तून लगभग 426 ईस्वी में शुरू होता है और मुझे लगता है कि लगभग 829 ईस्वी में यह समाप्त होता है। इसीलिए यह 400 साल का समय है और उससे पहले कोई राजा नहीं था। उसके बाद वास्तव में कोई राजा नहीं है। इसके बजाय कौंसिल्स के प्रमुख हैं। इसीलिए मैं इसे राजाओं का युग कहता हूं, जहां हर कोई मूल रूप से एक शासक के निर्देशों का पालन कर रहा है और कुछ समय के लिए यह शानदार है। मेरा मतलब है, शहरों का विकास होता है, जनसंख्या बढ़ रही है। मैं इसे व्यक्तित्व पंथ की स्थिति जैसा क्षण मानता हूं। दूसरों को महान कार्य करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना शक्तिशाली और करिश्माई नेताओं का लक्ष्य होता है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर सत्ता के मामले में होता है, बहुत ज्यादा शक्ति हमेशा भ्रष्ट कर देती है। अचानक एक बड़ा अभिजात वर्ग उभरता है जिसे बाकी लोगों द्वारा खास समझा जाता है और वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से लड़ना चाहिए और आपको ये चीजें लेनी चाहिए। और लोग आखिरकार इससे ऊब जाते हैं और वे इन शहरों से दूर चले जाते हैं और इस तरह हमें मायाओं का रहस्यमय पतन मिलता है, जहां ये सभी शहर बस गायब हो गए हैं। माया सभ्यता के महान रहस्यों में आ, एक है कि बहुत कम समय में, लगभग 100 वर्षों में, यहाँ बहुत तेजी से गिरावट आई और ये पूरी तरह खत्म हो गया। आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजी की यह एक विफलता है कि वे सही तरीके से यह नहीं देख पाते कि वास्तव में क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि उन शहरों की अधिकांश जनसंख्या 20 से 40 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं गई होगी। उन्होंने अपनी खुद की खेती शुरू की और वे टूटे-फूटे पुराने घरों में रहते थे। और पुरातत्व शास्त्र की दृष्टि से ऐसा लगता है कि तब कोई भी शहर के केंद्र में नहीं रहता था। हमें न तो मरे हुए लोगों के शव मिले और न ही वहां के लोगों के बीमार होने का कोई सबूत मिला। कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनका अंत लड़ाई के कारण हुआ। हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम जानते हैं कि कब एक शहर पर हमला किया गया और उसे जला दिया गया। ज्यादातर ऐसा नहीं हुआ। लोग चले गए और दूसरी जगहों पर पलायन किया। और ऐसा लगता है कि यहीं वर्ष 800 और 900 के बीच शीर्ष पर मौजूद कुलीन वर्ग की एक महत्वपूर्ण संख्या, जिनमें से अधिकांश उत्तरी ग्वाटेमाला के जंगलों में रहते थे, वहां से चले गए। और वे दोनों ही समाज बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चले गए। हो सकता है कि उनमें से कुछ ग्वाटेमाला के ऊंचे इलाकों में चले गए और बचे हुए युकाटन के क्षेत्र में चले गए। तो इसके बाद चिचेन इट्जा शहर युकाटन की अगली प्रमुख राजधानी बन जाता है। लेकिन अगर सटीक रूप से कहें तो इट्जा शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो पेटेन इट्जा झील के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, जो ग्वाटेमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। और सभी माया इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि इट्जा नए विचारों के साथ प्रवासी के रूप में आए और चिचेन इट्जा का निर्माण किया। इसलिए वे अभिजात वर्ग जो अब अपने शहरों में नहीं रह सकते थे, वे बस चले गए और अपनी दुकान कहीं और लगा ली। तो गिरावट क्यों आई? इसका कारण क्या था? क्या कोई विशेष प्रकार की घटनाएं थीं जिन्होंने इसे शुरू किया? क्या यह एक विचार था जिसने समाज को बदल दिया? हम अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एक कारण है। मुझे लगता है कि इंसान जटिल होते हैं। इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। एक चीज जो हम आर्कियोलॉजिकली देख सकते हैं वह यह है कि हर एक शहर की आबादी बहुत बढ़ गई थी। वे बहुत लोकप्रिय थे
और हमें लगता है कि उन्होंने लोगों को खिलाने और घर देने की अपनी क्षमता की सीमाओं को पार कर दिया था। ये तथ्य कि लोग मौसमी भूख का अनुभव कर रहे हैं कुछ ऐसा है जिसे हमने क्लासिक पीरियड के समाप्ति के करीब कई शहरों में देखा है। मुझे कोपान होंडुरास का एक बहुत ही स्पष्ट सबूत अच्छी तरह से याद है। कोपान एक खूबसूरत शहर था जिसमें 17 राजाओं की वंशावली थी। शहर के केंद्र में पाए गए अंतिम राजाओं और कुलीन लोगों की कब्रें हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, जिनमें दांतों की अपनी भूमिका है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं और मौसमी रूप से पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा होता है, तो वे आपके दांतों के इनेमल में दिखने लगते हैं। इसे डेंटल हाइपोप्लासिया कहा जाता है। और यदि कोई अक्सर मौसमी रूप से भूखा रहता है, तो उनके दांतों में ऐसी लाइंस आ जाती हैं। और कोपान छोड़ने से पहले माया की अंतिम पीढ़ी, यहाँ तक कि अमीर लोगों में भी मौसमी रूप से भूखे रहने के निशान मिले हैं। तो वहां जरूर कोई न कोई समस्या थी। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह एक अजीब बात है। ये कोई साम्राज्य नहीं था। ये ग्रीस की तरह स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह था। उनमें से कुछ सहयोगी थे और कुछ दुश्मन थे। एक बड़ा गृहयुद्ध या लड़ाई थी जो क्लासिक काल के अंत में सुलझ गई थी। तो अगर यह यूरोप होता, तो विजेताओं ने कब्जा कर लिया होता, हारने वाले जहां चाहे वहां भाग गए होते। लेकिन जब उन्होंने उन शहरों को छोड़ दिया जो स्वतंत्र थे, तो सभी चले गए, युद्ध जीतने वाले और हारने वाले दोनों। तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि विजेता को ही सब कुछ मिल जाए। यह क्षेत्र बेहद विशाल था और हर कोई कोपन घाटी के लोगों की तरह भुखमरी का शिकार नहीं था। मेरी राय में यह कैलेंडर के हिसाब से पहले से तय था। ध्यान देने वाली बात है कि वह नौवां 400 वर्षीय काल यहीं समाप्त होता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने यह महसूस किया होगा कि एक बड़ा चक्र खत्म होने वाला है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बदलाव का समय आ गया है, हमें अपने तरीके बदलने होंगे और कुछ नया शुरू करना होगा। जब आप आज के माया लोगों से इस 2012 के अंत की बात करते हैं, अगर आप वास्तव में माया से बात करते हैं, तो उनसे पूछिए, यहाँ एक बड़े चक्र के अंत में क्या होता है? और वे आपसे कहेंगे कि चक्र नवीनीकरण और परिवर्तन का समय होता है। चक्र के अंत में अपने जीवन को बदलना हम सभी की जिम्मेदारी है। वह परिवर्तन आ रहा है। हम या तो इसका हिस्सा बन सकते हैं या हम इसके नीचे कुचले जा सकते हैं। एस्टेक्स हर 52 साल में न्यू फायर सेरेमनी नामक एक अनोखा अनुष्ठान करते थे, जो उनके कैलेंडर का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। वे अच्छे खासे मंदिरों को जला देते थे और कभी-कभी वे अपने खुद के घरों को भी जला देते थे, और वे बस इसे करते जाते। समाज में हर कोई यह करता था जिसे वे न्यू फायर सेरेमनी कहते हैं, और वे दुनिया को नया बनाते थे। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल थ्योरी है कि माया ने 9वें बकटून के अंत में यह निर्णय लिया कि दुनिया को नवीनीकृत करने का समय आ गया है। ये थ्योरी समझ में आती है क्योंकि उन्होंने वाकई कैलेंडर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया था। सभ्यता के स्वभाव की समझ उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा मानना है कि उन्होंने उस कैलेंडर को चक्र को समझने और उसके साथ सामंजस्य बनाने के लिए बनाया था।